नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो समरी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल क्या होता है, किन किन प्रोविजंस में उसको फॉलो किया जाता है और वो कौन से ऑफेंसेस है जिसमें एक कोर्ट समरी ट्रायल को कर सकता है, इन सभी बातों को आज आप लोगों के समक्ष रखूँगा। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो समरी ट्रायल के प्रोविजंस है वो दे रखे हैं सेक्शन 260 से लेकर 265 तक। ठीक है जी, सेक्शन 260 से लेकर 265 आपको डीपली और स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और समरी ट्रायल को अपने लेवल पर पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समरी ट्रायल सेक्शन वाइज मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि समरी ट्रायल और समन ट्रायल और वारंट केसेस, इनके मध्य अंतर क्या होता है, क्यों एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट समरी ट्रायल को फॉलो करते हैं। समरी ट्रायल ऐसे ट्रायल होते हैं, उनको आप स्पीडी ट्रायल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें समरी नेचर का जो ट्रायल होता है वो फॉलो किया जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं चेक बाउंसेस के केसेस। ये इनमें क्या होता है, समरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। मतलब कि जब भी आप चेक बाउंस के केसेस को फाइल करते हैं तो उनमें आप देखते होंगे कि जो भी आपने कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल कर दी है, उसकी कंप्लेंट आपने फाइल करी, उसके साथ कंप्लेनेंट का एफिडेविट लगा दिया, लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगा दिए और जो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो आपने फाइल के साथ लगा दिए और उसके बाद आपने फाइल को मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो ये आपने फाइल बनाई और इसमें जो एविडेंसेस लिखे और जो एफिडेविट दिया कंप्लेनेंट का, यही एक प्रिमा फेसाई प्रूव माना जाता है समरी नेचर में। अब इसमें क्या होता है समरी नेचर के ट्रायल में कि सीधा ही 313 के बयान, जैसे ही आपने केस फाइल करा उसके बाद जैसे ही एक्यूज्ड सामने वाली पार्टी आएगी तो सीधा ही 263 जी के बयान, यदि समरी नेचर का ट्रायल है तो 263 जी के बयान लिख लिए जाते हैं। अब दूसरे जो ऑफेंसेस होते हैं समरी नेचर से अलग जिनमें ट्रायल चलता है, उनमें आप देखते होंगे कि पहले तो केस फाइल होता है तो विटनेसेस को, जो प्रोसिक्यूशन साइड से होते हैं, उन्हें एक एक करके बुलाया जाता है, उनकी गवाही होती है, उनकी उस गवाही के बाद ही अगर सम्मन लगता है कोर्ट को तो वो सम्मन किए जाते हैं। तो अब ये मैंने जो भी प्रोसीजर बताया ये कंप्लेंट केसेस में बताया। कंप्लेंट केसेस में क्या होता है कि जो नॉर्मल कंप्लेंट केसेस होती है उनमें कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल करता है, अपनी गवाही करवाता है, गवाही में कोर्ट के समक्ष आकर स्वयं गवाही करता है और उसके एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके विटनेसेस का सभी का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद ही सम्मन किया जाता है। ये प्रोसीजर अपनाया जाता है सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में। लेकिन जो समरी नेचर के केसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि कंप्लेनेंट कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल कर देता है, उसका डायरेक्ट जो गवाही होती है, जैसे कि कंप्लेंट केसेस मैंने सेक्शन 200 के अभी पिछली थोड़ी देर पहले बताया, इस प्रोसीजर को समरी नेचर में फॉलो नहीं किया जाता। उसमें बस आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, डायरेक्ट अब क्या होगा, सम्मन कोर्ट इशू कर देता है, जैसे कि चेक बाउंसेस केसेस में होता है। आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो सीधा ही सम्मन इशू हो जाते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ। अब एक्यूज्ड जब पेश होगा तो उसके 263 जी के बयान हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेशन है कंप्लेनेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन की वो लग जाती है। तो ये होता है समरी नेचर का ट्रायल ऊपर ऊपर की। इसमें क्या है, समरी नेचर के ट्रायल में स्पीडी प्रोसेस को अपनाया जाता है ताकि जस्टिस स्पीडली दिया जा सके। तो इसलिए ये समरी नेचर के केसेस में जो ट्रायल होता है वो समरी नेचर का अपनाया जाता है। अब सेक्शन 260 से लेकर 265 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वो समरी ट्रायल से डील करते हैं। कौन कौन से कोर्ट हैं जो समरी नेचर के केसेस को सुन सकते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें समरी नेचर के केस को सुना जा सकता है, वो अभी बताता हूँ। देखिए, समरी नेचर के केस को सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो समरी नेचर का केस को सुन सकती हैं, यानी कि एक समरी ट्रायल चला सकती हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसे कि दिल्ली में होते हैं वो समरी ट्रायल चला सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि स्पेशली जिनको एम्पावर्ड किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसे भी समरी नेचर का ट्रायल कमेंस करने का पावर होती है और ये पावर दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। अब मैं आपको ऑफेंसेस बताता हूँ कौन कौन से वो अपराध हैं जिनमें समरी नेचर के ट्रायल को फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे अपराध जिनमें मौत की सजा ना दी जा सके, ऑफेंसेस विच आर नॉट पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस, जिनमें मौत की सजा ना दी जा सके
उन केसेस को आप समरी नेचर के तौर पर ट्रायल कर सकते हो। दूसरे, जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना दी जा सके और जिनमें 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा ना दी जा सके। ठीक है जी, 2 साल से अधिक, 2 साल तक हो सकती है, लेकिन अगर 2 साल से अधिक सज़ा बढ़ रही है किसी ऑफेंस की तो उन ऑफेंसेस को आप समरी नेचर में ट्रायल नहीं कर सकते। दूसरे वो ऑफेंसेस हैं चोरी के मुकदमे जो 379 के अंडर कवर होते हैं आईपीसी। ठीक है जी, 379, 380 और 381 ये तीनों ही डिफाइन कर रखे हैं ऑफ आईपीसी के, और जिनमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड नहीं करती 2000 रुपये से ज़्यादा। देखिए, चोरी के मुकदमों को भी समरी नेचर का ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब प्रॉपर्टी जो चुराई गई है उसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक ना हो, यानी कि 2000 रुपये से कम जो मूल्य के चोरी हुई है उसी का ही समरी ट्रायल हो सकता है। तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति रिसीव करके रखता है, रिटेन करके रखता है स्टॉलन प्रॉपर्टी को, जो कि सेक्शन 411 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है, अगर उसको रिटेन करता है ऐसी प्रॉपर्टी जो चुराई हुई है, और चुराई हुई को वो प्रॉपर्टी जिसका मूल्य 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए उसको अपने पास रखता है, तो उसका ट्रायल भी यानी कि सेक्शन 411 आईपीसी का ट्रायल भी समरी नेचर के तरह हो सकता है। तीसरा है कि जो असिस्ट करता है किसी व्यक्ति को सहायता या सहयोग प्रदान करता है ताकि वो चोरी की गई वस्तु को रिटेन करके रख सके। ठीक है जी, अंडर सेक्शन 414 और ऐसी प्रॉपर्टी उसका मूल्य भी 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है 454 और 456 और आईपीसी के उनके अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उनका भी समरी नेचर में ट्रायल हो सकता है। ठीक है, जो ऊपर मैंने अभी आपको ऑफेंसेस बताए इनके अबेटमेंट की कोई कोशिश अगर करता है, जो कि आपको सेक्शन 107, 8, 9 और आगे के जितने भी प्रोविजंस है आईपीसी में उनमें डिफाइन कर रखा है, इन ऑफेंसेस को यदि अबेट करने की कोई कोशिश करता है तो उसका भी ट्रायल समरी नेचर के रूप में हो सकता है। अब देखिए, ये तो बता दिया मैंने आपको ऑफेंसेज किन किन का समरी नेचर में हो सकता है। अब समरी नेचर के ट्रायल के प्रोसीजर को क्या मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो एम्पावर्ड हैं वो उसके नेचर को क्या चेंज कर सकते हैं? क्या उन्हें किसी और ट्रायल के रूप में चला सकते हैं जो कि सीआरपीसी में दे रखे हैं, यानी कि वारंट ट्रायल के रूप में, और जो समन ट्रायल के रूप में किसी और रूप में स्पेसिफिकली ट्रायल कर सकते हैं क्या, या वो बाउंड होते हैं समरी ट्रायल के रूप में? तो इसका आंसर दे रखा है सेक्शन 260 के जो सबसेक्शन 2 है उसमें डिफाइन कर रखा है कि व्हेन इन कोर्स ऑफ समरी ट्रायल इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट इट इज अनडिजायरेबल टू इट्स समरीली। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि ये जो ट्रायल है समरी नेचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि समरी नेचर में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी कंप्लेंट फाइल होते ही उस पर डायरेक्ट ही क्या है एक्यूज्ड के लिए सम्मन कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिमा फेसाई मजिस्ट्रेट मानकर ही चलता है कि ये प्रूव्ड मान के चलता है, जो कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन लगाई है, कंप्लेंट लगाई है, उसे प्रूव्ड मान के चलता है, प्रिमा फेसाई, कंप्लीटली नहीं, प्रिमा फेसाई। तो उसके बाद क्या है, अगर मजिस्ट्रेट को लगे ट्रायल के दौरान कि यार ये इस नेचर का केस है, इसमें ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इस नेचर की है कि इसका समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे सारे गवाहों को गहनता से अध्ययन करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है कि वो इस समरी नेचर को ट्रायल को सम्मन ट्रायल या और सिंपल जो वारंट ट्रायल का प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकता है, जो कि उसको अधिकार, उसको पावर दी गई है सेक्शन 260 के सबसेक्शन 2 में। समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है क्या है, वो सेक्शन 262 डील करता है सीआरपीसी का। वो कहता है कि जो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ समन केसेस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयरआफ्टर मेंशन्ड। समरी ट्रायल का प्रोसीजर इसमें फॉलो होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड किया गया। अब आ जाइए सेक्शन 263 पे। ठीक है जी, सेक्शन 263 से पहले मैं बताना चाहूँगा समरी नेचर के जो केसेस होते हैं उनमें सज़ा मैक्सिमम 3 मंथ तक की जो पावर है मजिस्ट्रेट को दी गई है, वो 3 मंथ से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, एक्सेप्ट कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बना रखा है, जैसे कि एनआई एक्ट है, इसमें स्पेशल लॉ है, इसमें हालांकि प्रोसीजर तो समरी का अपनाया जाता है लेकिन सज़ा 2 साल तक की, 1 साल तक की, और क्या है डबल अमाउंट का फ़ाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। और क्या है, अब आता है सेक्शन 263 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बताता है सेक्शन 263 को आप 313 है ना, जो
सीआरपीसी का, उससे एक तरीके से इक्वेट करके मोटा मोटी देख सकते हैं। जैसे कि आपके जो स्टेट केसेस होते हैं उनमें प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के बाद 313 के बयान लिखे जाते हैं एक्यूज्ड के। अब ऐसे ही समरी जो ट्रायल होता है उनमें एक्यूज्ड के बयान 263G के अंदर लिखे जाते हैं। उनमें वो अपनी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखवाता है कि जो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस उसके अगेंस्ट दिए गए हैं उनको वो एक तरीके से एक्सप्लेन करता है। यानी कि आप मोटी तौर पर समझ लीजिए कि वो अपने केस को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि क्यों उसके खिलाफ ये केस डाला गया, वो क्या कहना चाहता है कि कंप्लेनेंट के केस के ऊपर। तो ये जो सारे प्रोसीजर होता है ये समरी ट्रायल के अंदर अपनाया जाता है। और समरी ट्रायल को मैंने आपको बता दिया कि जो चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं इनमें समरी ट्रायल को फॉलो किया जाता है। समरी ट्रायल को स्पीडी ट्रायल के तौर पे भी देख सकते हैं ताकि चेक बाउंस के केसेस को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। यदि उनको अगर वो सिंपल प्रोसीजर जो सेक्शन 200 CRPC का फॉलो करने लगे कि अगर पहले विटनेस की गवाही सारे विटनेसेस को बुलाओ तब संपन्न होंगे तो भैया लॉन्ग पेंडिंग हो जाएगा केसेस की। तो इन जो चेक बाउंसेस के केसेस हैं इनको स्पीडी इनका ट्रायल करने के लिए इसी कारण से NI एक्ट को समरी नेचर के ट्रायल में रखा गया है ताकि इनका जल्दी जल्दी से निपटार हो सके। धन्यवाद। ये थी आज की वीडियो समरी ट्रायल के बाबत, और आगे की मैं वीडियो में CRPC के कुछ और प्रोविजंस आपको डिस्कस करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।